नागा साधु। महाकुंभ में कहाँ से आते हैं नागा साधु, क्या है इनकी परंपरा और कैसी है इनकी रहस्यमयी दुनिया, यहाँ जानिए पूरी कहानी। महाकुंभ 2025 नागा साधु बनने की राह पर चलना सिर्फ एक निर्णय नहीं है, यह एक परिवर्तनकारी यात्रा है जिसके लिए बहुत समर्पण और अनुशासन की आवश्यकता होती है। आइए आज नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में जानते हैं। हर 12 साल में लगता है महाकुंभ मेला। नागा साधु होते हैं आकर्षण का केंद्र। प्रयागराज महाकुंभ 2025 हमारे देश में हर 12 साल में आयोजित होने वाला भव्य आध्यात्मिक समागम महाकुंभ मेला दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस भीड़ में रहस्यमयी नागा साधु भी शामिल होते हैं, जो अपनी विशिष्ट उपस्थिति और रीति रिवाजों के कारण आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। नागा साधु विभिन्न अखाड़ों या मठवासी संप्रदायों के सदस्य हैं और उन्होंने सभी भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करके आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। उनकी विशिष्ट उपस्थिति उनके नग्न शरीर से पहचानी जाती है, जो अक्सर राख से ढके होते हैं, जो सांसारिक संपत्ति और इच्छाओं की उनके त्याग का प्रतीक है। क्या है इतिहास? भारत का इतिहास विविध धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से समृद्ध है। विशेष रूप से शैव धर्म से उभरे संप्रदाय हिंदू धर्म के सबसे पुराने रूपों में से एक है, जो भगवान शिव को सर्वोच्च देवता के रूप में पूजता है। इन संप्रदायों में नागा साधु अपने प्राचीन मूल और भारतीय आध्यात्मिक प्रथाओं पर गहन प्रभाव के लिए उल्लेखनीय हैं। प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इस तपस्वी जीवन शैली को अपनाने के बाद वे तपस्या और सांसारिक जीवन से विरक्ति से चिन्हित मार्ग को अपनाते हैं। तो इसलिए अपनाते हैं ब्रह्मचर्य। नागा सन्यासी होने के मूल सिद्धांतों में से एक आजीवन ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये सिद्धांत आध्यात्मिक ऊर्जा और ध्यान को पोषित करने के लिए केंद्रीय है। इसके अतिरिक्त नागा सन्यासी कपड़े पहनना छोड़ देते हैं, जो भौतिकवादी आसक्तियों और सामाजिक रूढ़ियों के उनके त्याग का प्रतीक है। बालों को लेकर क्या है नियम? जब बात बालों की आती है तो नागा सन्यासियों को या तो लंबे उलझे हुए बाल रखने की आज़ादी होती है, जिन्हें जटा कहा जाता है, या फिर वे अपने सिर को पूरी तरह से मुंडवा सकते हैं। ये निर्णय बेहद निजी होता है और उनकी अनोखी आध्यात्मिक यात्रा और मान्यताओं को दर्शाता है। कैसे होता है भरण पोषण? नागा सन्यासी का भरण पोषण केवल भिक्षा या भिक्षा से होता है, जो दूसरों की दया पर उनकी निर्भरता को दर्शाता है और विनम्रता को मजबूत करता है। उन्हें अधिकतम 7 घरों से भिक्षा मांगने की अनुमति है। यदि उन्हें भिक्षा नहीं मिलती है तो वे स्वेच्छा से भूख को गले लगाते हैं, जो उनके संकल्प और अनुशासन का प्रमाण है। क्यों सोते हैं जमीन पर? जमीन पर सोने का नियम सादगी और संयम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को और भी दर्शाता है। किसी भी तरह की विलासिता या आराम से दूर रहकर नागा सन्यासी भौतिक इच्छाओं और विकर्षणों पर विजय पाने का प्रयास करते हैं और पूरी तरह से आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये नियम भौतिक दुनिया के विकर्षणों और आसक्तियों से मुक्त होकर गहन आध्यात्मिक ध्यान का जीवन जीने को बढ़ावा देते हैं। नागा सन्यासी जीवनशैली मानवीय दृढ़ता का प्रमाण है, जो पूर्ण त्याग के माध्यम से ज्ञान की खोज को मूर्त रूप देती है। उनका मार्ग न केवल शारीरिक सहनशक्ति को चुनौती देता है, बल्कि अहंकार से अलग होने की मन की क्षमता को भी चुनौती देता है, जिससे एक ऐसा जीवन मिलता है जो पूरी तरह से आध्यात्मिकता और आत्मनिरीक्षण के लिए समर्पित होता है। कुंभ के बाद कहाँ जाते हैं नागा साधु? हिंदू आध्यात्मिकता के तपस्वी योद्धा नागा साधु कुंभ मेले के दौरान एक रहस्यमय और आकर्षक दृश्य होते हैं, जहां वे बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं, जो भक्तों और पर्यटकों का ध्यान समान रूप से आकर्षित करते हैं। हालांकि ये रहस्यमयी आकृतियां उत्सव समाप्त होने के बाद सार्वजनिक जीवन से गायब हो जाती हैं, जिससे कई लोग उनके ठिकाने के बारे में सोच में पड़ जाते हैं। नागा साधुओं को एक कठोर और एकांत जीवन जीने के लिए जाना जाता है, जो अक्सर सांसारिक दुनिया से बहुत दूर होता है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के बाद वे एकांत और आध्यात्मिक समृद्धि की तलाश में जंगलों की गहराई में यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उनकी यात्राएं आमतौर पर अंधेरे की आड़ में शुरू होती हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे मानव समाज की हलचल से अनदेखे और अप्रभावित रहें। ये रात्रिकालीन गतिविधि जानबूझकर की जाती है, जिससे वे गांवों और कस्बों में किसी की नज़र में न आए, क्योंकि वे जंगल के भीतर सुनसान और एकांत स्थानों पर डेरा डालना पसंद करते हैं। कैसे करते हैं संचार? नागा साधुओं के प्रत्येक समूह या अखाड़े का समन्वय एक कोतवाल द्वारा किया जाता है, जो साधुओं और उनके अखाड़ों के बीच संचार बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोतवाल एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। ये सुनिश्चित करता है कि साधुओं को जंगल में रहने के दौरान आवश्यक संसाधन और सहायता मिले। जब नागा साधु गुफाओं में चले जाते हैं
तो कोतवाल एकांतप्रिय साधुओं और बाहरी दुनिया के बीच एक आवश्यक कड़ी के रूप में काम करना जारी रखता है, जिससे उनके अखाड़ों तक किसी भी जरूरत या संदेश को पहुंचाने में सुविधा होती है। नागा साधुओं का जीवन रहस्य और आध्यात्मिक अनुशासन से भरा होता है, जो उन्हें बहुत अधिक साजिश और अटकलों का विषय बनाता है। हालांकि वे कुंभ के बाद लोगों की नज़रों से ओझल हो जाते हैं, लेकिन जंगलों में उनकी यात्रा तप और आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।